आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये -q, ये सब लोग मेरी क्लास में बोलोगे, लेकिन जो मैं बोलने को कहूंगा ये -q वाला इफ यू आर फॉर्मिंग टू डाइपोल, और बीच के डिस्टेंस क्या कहते हो 2l, बीच के डिस्टेंस क्या होगी 2l। अच्छा मिड पॉइंट से मिड पॉइंट चलो वो ले लिया हमने, यहाँ से r डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी लिया था, कौन सी पोजीशन में एक्सियल पोजीशन में हमने कोई पॉइंट पी लिया, जहां पर हमें क्या बताना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पॉइंट पर E I कैसे थी, E = आया था फार्मूला 1/4πε0 इनटू 2p/r3। बेटा एक का टॉपिक है, इसमें क्या ध्यान दें, जानते हो बस तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा 2p/r3। तो फार्मूला इसको शॉर्ट में रटने के लिए हम इसको 2kp/ यूनिट क्या आएगी न्यूटन प्रति सेकंड, यूनिट वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा इसमें केवल ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो कैसी राशि है विद्युत सदिश या अदिश वेक्टर क्वांटिटी है। तो केवल अच्छा ये क्या बता रहा है, केवल इसमें क्या डायरेक्शन दी है नहीं, तो डायरेक्शन भी जानना जरूरी है। नेट डायरेक्शन कैसे आएगी, क्या अलोंग डाइपोल मूवमेंट, क्या जितना जाता है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, क्या उसी दिशा में कौन किसकी दिशा होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत द्विध्रुव दिशा कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस, तो ये होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा। और यहीं पर क्या ई नेट की जो डायरेक्शन होगी क्या वो यही होगी अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये था आपका फाइनल फार्मूला, क्लियर हो गया ना सबको। अब आज हमारा क्या टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी टेंजेंट पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, कई नामों से जान सकते हैं। हिंदी में एक नाम जानिए निरक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डालो सब लोग, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन और टेंजेंट पोजीशन और वैद्युत द्विध्रुव की डेरिवेशन। वाकई में अगर आप चाहें तो इसको न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, डेरिवेशन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा जैसा पिछला पढ़ा था उसी का मिलता जुलता। डायग्राम हमेशा किस साइड बनाओगे, राइट या लेफ्ट या बीच में, राइट। चलो सब लोग डायग्राम बनाते हैं साथ में। ये हो जाएगा -q और ये इधर हो जाएगा कौन +q। बीच की सेपरेशन कितना लेते हो 2l, तो बीच की सेपरेशन ले लो सब लोग 2l। पॉइंट ले लेते हैं O, ये हो गया बीच का सेपरेशन आपका हो गया 2l। अब क्या करना है, कौन सी स्थिति में, अक्षीय की निरक्षीय। अक्षीय तो होगा जब इसके सामने आ जाओ, हेड ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन, लेकिन निरक्षीय कह रहा है यानी इसके अक्ष के ऊपर लंबवत परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहां से तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हम कोई पॉइंट का ले लेते हैं P ले लेते हैं, जहां पर हमें क्या बताना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, where we have to find electric field intensity. There is a point P on its equatorial position or perpendicular bisector that is P, and where we have to calculate the magnetic electric field intensity. तो आइए इतना सब हमें करना है। डायग्राम क्लियर है सबको, डायग्राम क्लियर है। क्या क्या टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। जब अक्षीय जो है तो अक्ष पे पड़ जाए और निरक्षीय जो है तो अक्ष के लंबवत रहे। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट निकालने का सिस्टम है कोई हमारे पास, डायरेक्ट निकालते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दो टुकड़ों में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E = kq/r²। एक टुकड़ा ये है, इसके कारण यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, एक टुकड़ा ये है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, और फिर जो भी होगा उसका रिजल्टेंट ले लेंगे। यही इसका कॉमन सा प्रोसीजर है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करें, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, सदिश की अदिश सदिश है, तो उसमें दिशा भी होगी, ना केवल परिमाण आएगा कि का डायरेक्शन भी होगी। तो उस पॉइंट पे सबसे पहले आप डायरेक्शन भी बनाइए। चलो आओ सब लोग सबसे पहले बनाते हैं डायरेक्शन। किसके कारण, +q के कारण डायरेक्शन बनाओ, दिशा दो +q के कारण। कैसे बनाएंगे, दूर या पास, दूर अवे या टुवर्ड्स, अरे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम चार्ज। तो सबसे पहले तो एक लाइन जोड़िए। सबसे पहले क्या करोगे, लाइन जोड़ोगे ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। डायरेक्शन जो होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अभिदिश होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव पॉइंट टेस्ट यूनिट टेस्ट रखा है। अब बताओ यहाँ पर दूर करें या पास करें, दूर। अभी तो ये हो गया आपका किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
किसके कारण हो गया उसको भी लिख लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। तो बताओ ये ई ए है कि ई बी है? ई बी है। अच्छा अब अभी कौन छूट रहा है? ई ए। तो ई ए भी निकाल लेते हैं। अब ई ए की आंसर कितना होगी सोच के बताना। सबसे पहले तो जिसके कारण बताना है उससे लाइन जोड़ो उस पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? लाइन जोड़ दें। जुड़ गए हैं? कोई दिक्कत? अच्छा लाइन जुड़ गई। अब क्या करोगे? अब बताओ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये। अब इस बार क्या बताओ पिछले एक्सियल वाले में क्या दोनों एक राइट साइड जा रहा था एक लेफ्ट साइड जा रहा था, तो आपने उसको डायरेक्ट हटा दिया ना क्योंकि वो एंटी पैरेलल था। क्या ये पैरेलल है एंटी पैरेलल है किसी एंगल पर है? किसी एंगल पर है। 0 180 या कुछ भी 0 और 180 के नाम तो क्या डायरेक्ट जुड़ेगा? डायरेक्ट बैठेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब इसके बीच का थीटा हमें पता करना पड़ेगा। समस्या है ना? समस्या है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ऊपर जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? और ये दोनों किसी न किसी एंगल पर है और फिर इनको हमें ऐड करना है। लेकिन एक कंपोनेंट उधर है और एक कंपोनेंट नीचे को है, ऐसा दो है और इनका जो नेट होगा कहीं ना कहीं से जाएगा, उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। जो फार्मूला अगर आएगा वो हम बात करेंगे। आओ सबसे पहले सब लोग लिखो माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र प्लस पहले सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट P क्या होगा? E ड्यू टू A कितना होगा? प्लस क्यू पर A है ना, सॉरी प्लस क्यू पर P है। चलो बताओ कितना होगा सब लोग फार्मूला बताओ। KQ अपॉन R²। तो K होगा 1/4 Q कितना है? Q भी है अपॉन R कितना है? R कितना है? क्या ये 2L है तो ये L होगा? ये कितना होगा? L होगा। ये L ये R ये कितना डिग्री है? 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया ना, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गई। कर्ण का वैल्यू कितना आता है? अंडर रूट R² प्लस L²। अरे 2L² नहीं करोगे बेटा, केवल इतना करोगे। क्या पता नहीं इसको मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है। अच्छा क्या ये भी उतनी ही डिस्टेंस होगी कि कम या ज्यादा? तो अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा डिस्टेंस? R² प्लस L² पूरे का अंडर रूट। ये बात समझ गई ना? दोनों थीटा थीटा मान लिया मैंने, क्या वो भी समझ में है? चलो देखो सब लोग KQ अपॉन R²। R कितना है? अंडर रूट R² प्लस L²। इसका क्या है? अंडर रूट। और आप क्या करते हो? KQ अपॉन R² रखते हो, है कि नहीं है? तो ये तो हो गया R और इसका भी क्या ले लोगे आप? स्क्वायर। क्या आएगा फाइनल? KQ अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट तो जाएगा ना, क्या बचेगा? R² प्लस L²। चलो भाई ये हो गया EB। डायरेक्शन दिख रही है डायग्राम से, इस बार हम नहीं बता सकते किस वजह से। अब चलो समझो सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा? EA होगा कि EB? EA। क्या K और Q कॉमन ही रहेगा? अपॉन रूट R² प्लस L² ये तो डिस्टेंस हो गया और इस डिस्टेंस का भी स्क्वायर तो क्या आएगा? सेम ही तो आएगा KQ अपॉन R² प्लस L²। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया कि अलग अलग? यानी EB जो है वो EA के इक्वल है कि नहीं है? तो ये हो गया दोनों सेम ही आया। इसका मतलब है अरे वाह ये तो अच्छी बात है, बस इसको जोड़ना है। मैग्नीट्यूड सेम है, इस चीज को ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम क्या करते हैं? इसको कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में चलते हैं। हमने क्या किया? जैसे ध्यान रखो ये क्या कहलाती है? व्हाट इज दिस? अच्छी एक्सिस ऑफ डायपोल, द्विध्रुव की अक्ष है। इस अक्ष को ऊपर शिफ्ट करो तो क्या ऐसे बनाना ठीक है कि सही है गलत है? सही है। अच्छा ध्यान से देखो एक चीज, क्या ये एक ही लाइन है कि अलग अलग लाइन है? एक ही लाइन है। क्या ये थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा? है ना? क्यों? क्योंकि ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है बेटा, है ना? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है नहीं है? और दो कोण बनाएंगे थीटा, तो क्या ये भी थीटा ही बनाएगी? अच्छा ये एंगल थीटा। अच्छा याद ध्यान रखो, क्या आपको जेड नजर आ रहा है? जेड
एकांतरता कोण वाला कर्म आएगा। कोने कोने वाले कोण बराबर होंगे, ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। अरे बात समझ नहीं है। अब आपके पास दो फील्ड है, अब सब लोग याद करो क्लास 11 का टॉपिक या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो आपको पढ़ाया गया, सदिशों का वियोजन थीटा के साथ कौन आता है cos, थीटा के साथ क्या आता है EB को तोड़ो दो पार्ट्स में, EB को तोड़ो, EB का एक पार्ट आएगा थीटा के साथ वाला, तो जो थीटा के साथ वाला आएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये होगा EB cos थीटा। अरे तुम्हें समझ नहीं आया ये आया, इधर क्या आएगा ऊपर क्या जाएगा EB वेरी गुड। अब EO को तोड़ो, EA को तोड़ो, EA का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, अरे सोच चुका हो EA का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, EA का ऊपर वाला EA थीटा ना EA ये वाला कंपोनेंट जाएगा EA cos थीटा, और परपेंडिकुलर कौन आएगा EA sin थीटा, क्योंकि जोड़ने चलते हैं। देखो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है भाई, जोड़ने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। अब हमें अगर बीच का थीटा एग्जैक्ट पता होता तो हम डायरेक्ट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा सकते थे, क्योंकि हमें a भी पता है और b भी पता है, लेकिन थीटा नहीं पता था। तो थीटा को रिप्लेस करने के लिए ये सिस्टम लगाया गया और देखा गया। देखो अच्छा इसी ध्यान से देखो, थीटा सेम है कि दोनों का थीटा एक ही है कि अलग अलग है, दोनों का थीटा EA और EB एक ही है कि अलग अलग है, एक ही है। तो आपको नहीं लग रहा कि सर EB sin थीटा और EA sin थीटा इक्वल भी है और क्या अपोजिट डायरेक्शन में भी है, समान भी है और विपरीत दिशा में है। तो ध्यान से देखो 20 न्यूटन से कोई इधर मुझे खींच रहा है और 20 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, मेरे ऊपर नेट फोर्स 0, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देते हैं, है कि नहीं है। जो लंबवत घटक है ऊर्ध्वाधर घटक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोनों EA और EB एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा कौन, E नेट कौन आएगा, क्या E नेट आएगा EA cos थीटा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में अलग अलग ठीक एक ही दिशा में है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, समांतर क्या समांतर, थीटा बोलो 0 डिग्री, जुड़ेंगे कि घटेंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो क्या EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा क्या यही हो जाएगा E नेट, यही हो जाएगा E नेट। तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर कौन कौन है, वो जरा ध्यान से देखो कौन कौन से हैं, EB sin थीटा और EA sin थीटा, ये दोनों ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर क्या है, बराबर और विपरीत है, बराबर वाह विपरीत है, these are equals and opposites, बराबर और विपरीत हैं। अतः क्या करेंगे ये, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब निरस्त कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, अतः परिणामी तीव्रता क्या आएगी, परिणामी तीव्रता केवल क्षैतिज घटकों का योग होगा, है कि नहीं है, योग होती है। अब बताओ E नेट बराबर क्या लिखोगे आप लोग, बोलो E नेट बराबर क्या लिखोगे सर, अरे क्या लिखोगे EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अरे लेकिन ये तो EB सेम है, नहीं सेम है, EA और EB सेम है, EA EB सेम है, cos थीटा तो दोनों एक ही चीजें हो गई, क्या दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा ये बताओ ध्यान से, इस तरह मैंने डायरेक्ट जोड़ा, ये बताओ मुझे डायरेक्ट क्यों जोड़ा, इनके बीच का एंगल क्या है, 0, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके पिछले वाले में क्या क्या है, अच्छा जोड़ते समय ये नहीं देखते ज्यादा में कम जोड़ेंगे, कम में ज्यादा, जोड़ने वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब घटाने वाली बात हुई तो कल क्या सोचना पड़ा था, है ना, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा वैल्यू कम घटा जाता है। ये बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा का EA EB इक्वल है कि अलग अलग है, इक्वल है, अगर जुड़ जाएगा तो E नेट बराबर कितना आएगा, चाहे तो लिखो सर 2 लगा दीजिए क्योंकि दोनों सेम है, 2EA cos थीटा। क्या ये सबको पता है, क्या चीज नहीं पता है, cos थीटा तो नहीं पता है, इसमें से cos थीटा बनाया जाएगा, cos थीटा सब बना सकते हो, cos थीटा बराबर होता क्या, सूत्र बताओ,
cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हो जाएगा l अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि cos थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। इतना बताइए उसके बाद हम लोग आगे चलिए। और cos थीटा की वैल्यू अभी वहां से निकालेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल से आप देखना चाहें, आप चाहे तो POB या POA किसी से भी आप क्या निकाल लीजिए cos थीटा की वैल्यू। चलो सब लोग cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से देखने की कोशिश करें। सब लोग डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू निकालो। अंडर रूट r स्क्वायर, अरे cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण। अरे ये तो होता है तो क्या है आधार, बेस क्या है l और हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब क्या सारी वैल्यू रख दी जाए इसमें। तो चलो e नेट क्या आएगा, e नेट क्या आएगा 2 सेव रखो। e a की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ में आएगा ये आपके पास था इनटू cos थीटा की वैल्यू l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर ध्यान से देखो तो डायपोल बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है के बाहर को q अकेले लोगो और जो ln तोड़े थे उस 2 को वहां चिपका दो तो क्या 2l हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल क्या होगा। अच्छा नीचे पावर देखो, यहां x इनटू अंडर रूट x लिखा हुआ है, x इनटू अंडर रूट x। अंडर रूट x का मतलब का पावर कितना 1/2। जब 1 में 1/2 ऐड करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी। ये समझ में आया। तो अब हम डायरेक्ट इसमें करने जा रहे हैं। जो e नेट होगा वो 2 k इनटू q इनटू 2l। ये समझ में आया। 2 उधर चिपका दिया। अपॉन पावर कितना कर दो टोटल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। अब बताओ q इनटू 2l को रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं किससे। डायपोल मोमेंट कितना होता है p बराबर q इनटू 2l। तो जहां q इनटू 2l है वहां अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं। तो e नेट इक्वल टू हो गया k p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सोचो कौन सा अजम्पशन लगाएं। अब यहां पर सब लोग दिमाग लगाओ, कौन सा अजम्पशन लगाएं। यहां पर क्या करें, जैसे बड़ी अच्छा फार्मूला है r बहुत बड़ा है और l बहुत छोटा है, तो l स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। तो क्या l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए उसी को करते हैं। ठीक है, r बहुत बड़ा है, ठीक है, चल देखिए r ज्यादा है इसलिए r स्क्वायर और ज्यादा होगा, l कम है इसलिए l स्क्वायर बहुत कम होगा। इसलिए l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य लेने पर क्या होगा। अब आपके पास क्या होगा, e नेट बराबर सब लोग देखो k p अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। ये 0 हो गया ना। जब पावर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ अंडर रूट है 1/2, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा। क्या आएगा आपका e नेट इक्वल टू आया kp अपॉन r की पावर 3 kp अपॉन r क्यूब। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हवा में पढ़ रहे हो इसलिए e r की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r। उसमें एक्सियल वाले में कितना आएगा 2 kp अपॉन r क्यूब। केवल 2 का डिफरेंस है, लेकिन 2 का डिफरेंस नहीं, यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर वोल्ट पर। मतलब फार्मूला अलग हो गया, केवल यूनिट जितना अलग है। चलो तो ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेशन। अब देखो अभी इसमें कॉमन सी बात बहुत बढ़िया जरूरी थी, क्या ये स्केलर है कि वेक्टर है। डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। नेट डायरेक्शन कहां है, नेट डायरेक्शन कहां है। एक सेकंड पहले जरा मैं आपको ऑप्शन दे दूं जैसे कर दिया था। चलो सबसे पहला ऑप्शन लो अलोंग p यानी p के अनुदिश, p के अनुदिश अलोंग p। दूसरा p के विपरीत, p के विपरीत। तीसरा p के लंबवत। चौथा नहीं बताएंगे। ये वाला ये मेरे लिए है, ये मेरे बच्चों के लिए है। तीसरा सब लोग सोचिए परपेंडिकुलर, पी के परपेंडिकुलर, सब लोग सोचिए। पहला है पी के अनुदिश तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि कल पी के अनुदिश आ गया था, तो एक ऑप्शन तो मार दिया। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे लिए है तो ये भी गया, यही दोनों में से
और सोच समझ के अगर चाहो तो तुम्हारे पास आंसर है, तुम्हारे पास बोर्ड पर ही आंसर बना हुआ है। पीके पीके चलो और सब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस से। तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस है, तो क्या ऐसे जा रहा है? जा रहा नहीं जा रहा है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, ये वाले दोनों काट देते हैं एक दूसरे को, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो जो ई नेट जाता हुआ दिख रहा है वो तो ऐसे पैरेलल तो है ही, लेकिन इधर को जाता दिख रहा है। जो ई नेट है वो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी पी के लंबवत नहीं है, पी के विपरीत है। आई कैप नहीं है, माइनस आई कैप है। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? सब लोग सोच रहे थे कि लंबवत दिशा में है, लंबवत है तो लंबवत ही आंसर लगा दे, लेकिन आंसर क्या है? पी के विपरीत, डाइपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में ये लग रहा है। तो सारे बारों सब कुछ चलो एक्सियल वाले का देख लेते हैं और उसी हिसाब से फार्मूला माइनस क्यू ये बोलो प्लस क्यू और बीच की सिपरेशन ड्यूअल चार्ज, ये ऐसे ही था ना, ए और बी। जो यहाँ पर ई नेट आया था उसकी डायरेक्शन लेफ्ट थी राइट थी? लेफ्ट या राइट? अलोंग पी, पी राइट है और ये हो गया पी की सॉरी ई नेट की डायरेक्शन ये हो गई। तो अगर अच्छा ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना था? ई एक्सियल, ई अक्षीय कितना आया था? टू के और चलो ऐसे ई अनएक्सियल या इक्वेटोरियल कितना आया था? केटी अपॉन। अगर मैं दोनों को बराबर करने की कोशिश करूं, दोनों ई अक्षीय, ये अक्षीय है, ई अक्षीय बराबर करूं ई निरक्षीय, तो बताओ किसमें बुरा किया जाए? अगर इक्वेटोरियल में कहीं से दो ले आया जाए, है कि नहीं है? तो क्या ये टू इक्वेटोरियल्स किसके बराबर? ये किसका फार्मूला है? अक्षय का। तो अगर इक्वेटोरियल वाले में कितने से गुणा करते हैं? 2 से। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो निरक्षीय तीव्रता होती है, निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी, वो हाफ होती है, हाफ ऑफ एक्सियल पोजीशन, है नहीं? यानी अगर आप अक्ष पे रहेंगे तो ज्यादा ताकत महसूस होगी, और अगर आप निरक्षीय में चले जाओगे तो कम ताकत। बात समझ में आई? तो ये हो गया रिलेशन। लेकिन अभी रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो हो गया स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? इसकी दिशा इधर को है और इसकी दिशा इधर को है। तो अगर हम वेक्टर लगाएं और ई एक्सियल रखें इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल और इस पर वेक्टर लगाएं तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा या एक प्लस एक माइनस? अगर ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है, तो -2 क्या समझ में आएगा? तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। कहीं कहीं ऐसे नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसा आया था? ऑब्जेक्टिव वाला ध्यान देखो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि ई निरक्षीय, ई इक्वेटोरियल बटा ई एक्सियल अक्षीय का मान कितना होता है? ई निरक्षीय बटा ई अक्षीय का मान कितना होता है? 1/2। ये ऑप्शन का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव का। उतार लीजिए तीनों बातें। हमारा अगला पॉइंट है वैद्युत ध्रुव की किसी भी स्थिति में रैंडम पोजीशन पे कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? यादृच्छिक स्वेच्छा से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और वहां जाकर के तीव्रता बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, अगर ये डाइपोल बनाया, ये डाइपोल बनाया आपने, है ना? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये हो जाएगा आपका डाइपोल वाला डायरेक्शन। बोलो डाइपोल कहां से कहां जाएगा? कहां से कहां जाएगा? ए से बी, ए से बी, ऐसे तो जाएगा पी, ये आपका होगा पी। इस पी के अगर यहाँ पॉइंट रखो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पॉइंट लिया तो क्या कहलाया? निरक्षीय। इक्वेटोरियल पोजीशन tan A वो tan B हो गया। लेकिन ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ नहीं दिया, आ गया ना? कॉन्सेप्ट अलग हो गया कि नहीं? यहाँ तो दो ही क्यों? तीसरा पॉइंट कोई भी ले सकते थे, और किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे जाना हो, सपोज दैट मुझे इसी पॉइंट पर अगर बताना हो जाए कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? उसके लिए फिर क्या ये ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं करते। हम इसके सेंटर पे जाएं, सेंटर पे चलते हैं और इसको लाइन ड्राइंग करते हैं। ध्यान देखो, सेंटर से गए, लाइन ड्राइंग करिए। सेंटर पे है और यहाँ से मान लेते हैं कितनी डिग्री पर है? थीटा। कितने डिग्री पर हो गया? थीटा डिग्री पर हो गया।
अब क्या करते हैं, आपका डाइपोल ध्यान से देखो, ये होगा थीटा, ये आपका डाइपोल P, A से P जा रहा है। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, और ये पॉइंट मैंने ले लिया P, ठीक है, ये स्मॉल p है, सबको पता है ना, स्मॉल p कैपिटल p में डिफरेंस, तो ये थीटा डिग्री पर वो पॉइंट P है, किसी रैंडम पोजीशन पे, ना तो अक्षीय स्थिति में है ना ही निरक्षीय स्थिति में, किसी पोजीशन पे नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस डाइपोल को तोड़ते हैं, इसके दोनों कंपोनेंट्स, आप सबको पता है रिजल्टेंट आएगा वही P ही आएगा, तो दो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा P cos थीटा। अरे तुम्हें समझ आएगा, P को तोड़ा मैंने दो कंपोनेंट में, क्या पहला कंपोनेंट कितना है P cos थीटा, और दूसरा जो इसके लंब परपेंडिकुलर होगा ये कितना होगा P sin थीटा। अरे समझ आया नहीं आया? अब यहां से ध्यान से देखो, अगर इसको हमने तोड़ा तो अगर आप देखो तो P को दो भाग में तोड़ने के बाद एक P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा, P cos थीटा के क्या अच्छी स्थिति में आ गया कि निरक्षीय, P cos थीटा के कॉमन सेंस रखा, P cos थीटा के ये अक्षीय स्थिति में है निरक्षीय, अक्षीय स्थिति में, और P sin थीटा ऐसे है, और यहाँ ये आ गया P sin थीटा के कौन सी पोजीशन में आ गया, निरक्षीय स्थिति में। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, P cos थीटा के अक्षीय में ये है और निरक्षीय में ये है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कितनी इंटेंसिटी आएगी, लेकिन इंटेंसिटी स्केलर नहीं होती है, वेक्टर होती है, सदिश होती है, तो उसमें डायरेक्शन भी होगा। बताओ P cos थीटा में अच्छी स्थिति में तीव्रता का फार्मूला E ड्यू टू P cos थीटा, P cos थीटा के कारण, P cos थीटा के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता कितना आएगा, सब लोग बोलो, E ड्यू टू P cos थीटा। अच्छा E जो P cos थीटा है ये समांतर मान सकते हो ना, इसको एक्सियल है, अक्षीय है, तो क्या कह सकते हो, समांतर कह सकते हो, और इसको क्या परपेंडिकुलर कह सकते हो, तो इसको मैंने पैरेलल लगा दिया थोड़ी देर के लिए, आप चाहो तो अक्षीय लिख सकते हो, अपना अच्छा बना लिखा है। फार्मूला क्या आएगा उसका, सब लोग मैग्नीट्यूड होगा 2a P की P cos थीटा, क्योंकि इस बात बिंदु अनुरूप P नहीं है, आपका बिंदु कितना है P cos थीटा के अच्छी स्थिति में है, तो 2kp जहां था वहां क्या रखोगे, 2kp cos थीटा अपॉन डिस्टेंस, ले लीजिए डिस्टेंस कितना देगा r, तो r क्या बात समझ आई। सेकंड क्या करेंगे, ये होगा सेकंड, इसके कारण P sin थीटा ड्यू टू P sin थीटा, तो आप लीजिए P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण P पर तीव्रता, इंटेंसिटी एट P ड्यू टू P sin थीटा कितना आएगा सब लोग, क्या ये आप इसको ई परपेंडिकुलर कर सकते हो, अरे भाई P sin थीटा ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर पे जाकर के वो पॉइंट रखा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो पॉइंट रखा हुआ है, तो निश्चित स्थिति में कितना आएगा सब लोग बताओ, अरे सब लोग बोलो K P sin थीटा अपॉन r इसका क्यू, अरे क्यू होता है K Q r इसका पॉइंट चार्ज के कारण होता है। अब अगर आप यहां से देखो, लेकिन अब इन दोनों को कैसे जोड़ें, समस्या है, तो सबसे पहले इनको जोड़ने से पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए, हमें ये पता करना चाहिए कि डायरेक्शन कहां का है। बताओ P cos थीटा के कारण डायरेक्शन कैसे होगी, सब लोग सोच बताएं, अपना आंसर दो। P cos थीटा के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, क्या अलोंग P, और पहले वाले में अच्छी स्थिति में क्या अलोंग P होता नहीं होता है, अलोंग P, तो ये हो जाएगा E ड्यू टू पैरेलल या E ड्यू टू एक्सियल। अच्छा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कैसी होती है, P के, तो क्या P ऐसे आ रहा है, तो क्या E ऐसे जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, P ऐसे आ रहा है तो क्या E ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ E कितना, E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर, समझ में आ गया है ये पॉइंट, क्लियर हो गया सबको। और यहाँ ध्यान से देखो तो ये तो एक्सियल है, कितना डिग्री एंगल है, अगर इसे कर ले तो E परपेंडिकुलर और E पैरेलल, कितने डिग्री पर दिख रहे हैं, 90 डिग्री पर दिख रहा है, कितने डिग्री पर नजर आ रहा है, नोटिस करो ध्यान से, अच्छे से देखो, अरे भाई एक ऐसे है, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, खुद ही सोचो, अरे यहाँ किसी को देख लो, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो है तो 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री, अब दो सदिश 90 डिग्री पर हो, तो बताओ वेक्टर ना लगाते हो या फिर वही तुक्का वाला पाइथागोरस, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो P पर परिणामी तीव्रता, देखना कॉन्सेप्ट लिखी है, बस उसी कॉन्सेप्ट में लेना, P पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, परिणामी तीव्रता क्या होगा, E नेट, बोलो E नेट क्या होगा, अंडर रूट E
पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब हम इन दोनों को लिख करके इन सारी वैल्यूज को रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं कितना आंसर है। आंसर बहुत आसान आएगा और रखने वाला होगा, बट रखना नहीं है। देखो क्या लिखे, सारी वैल्यू रखो, वैल्यू रखो 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब पूरे का प्लस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है। अब इसमें से क्या क्या कॉमन है उस चीज को देखो, जो बाहर कर सकते हो। के पी पी आर क्यूब क्या ये बाहर आएगा और स्क्वायर लगा इसकी पावर 2 होगी, लेकिन अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या पावर वही रह जाएगी। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये रेट क्या आएगा? अरे के पी अपॉन आर क्यूब, ये तो पूरे रूट के बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा यहाँ पर 2 या 4, अरे डायरेक्ट करते हैं 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, cos स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हो? 1 माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर, या फिर sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर क्योंकि 4 याद करना हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, 1 इजी होता है तो 1 याद कर ले, तो sin स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा, कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो जो ई नेट आएगा वो कितना होगा अंडर रूट 3, सॉरी आगे वाला तो छूट ही गया, kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया रिजल्ट है। न्यूटन फार्मूला बाद में लिख, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले नाम बारे कोई दिक्कत नहीं, बट सीबीएसई वाले जरूर डालें।